हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। और सबको गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास का और आज का क्लास का मैं साथ में वीडियो डाल रहा हूँ। रेगुलेशन नंबर 159 158 तक मैं ऑलरेडी करा चुका था। अगर आप क्लासेस नहीं कर रहे हैं रेगुलरली तो क्लासेस कीजिए रेगुलरली। ग्रुप में जो लिंक आता है उसको देखा कीजिए, उस पर क्लिक करके वीडियो को देखा कीजिए। वो वीडियो लेक्चर का लिंक होता है। अगर मैं किसी कारण से एक पर्टिकुलर टाइम को फिक्स नहीं कर सकता हूँ, जैसे अभी मैं फिक्स कर दूंगा, मे बी कल मैं ग्रुप में बता दूंगा। 159 है ब्रिटिश हवा पर्दा, स्टॉपिंग और हवा क्रॉसिंग। इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले कुछ पर्टिकुलर टर्म को हम समझते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश पर्दा आखिर क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, ब्रिटिश पर्दा एक टाइप का पर्दा होता है जो जनरली कैनवास टाइप का चीज़ से बनता है, ठीक है। और ये अगर हम इसको आग में फेंक दें तो जल्दी आग नहीं लगता। ऐसा नहीं कि आग नहीं लगेगा, लेकिन जल्दी आग नहीं पकड़ेगा क्योंकि इसमें एक पॉलिश किया हुआ रहता है। इससे एयर लीकेज नहीं होता है और इसीलिए इसको वेंटिलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। वेंटिलेशन में हम लोग जिस जगह पे, जैसे मान लीजिए एक गैलरी, इसमें हम आधा में अगर ब्रिटिश पर्दा को हम ऐसे खड़ा करके गाड़ देंगे तो अब हवा यहाँ से जाके टकराएगा और हवा साइड से निकलेगा। तो जब ज़्यादा हवा कम एरिया से निकलता है, यानी पर्टिकुलर एरिया को हम कम कर देते हैं, तो हवा का स्पीड बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ज़्यादा दूर तक हवा जाता है। इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप बागवानी कर रहे हैं, आपके हाथ में एक पाइप है जिसमें से पानी आ रहा है। आप पाइप में से जो पानी आ रहा है उसमें से आधा पाइप को आप दबा दिए, तो अब क्या होगा, अब आधा पाइप से पानी आएगा लेकिन ज़्यादा प्रेशर से पानी दूर तक फेंकेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है वेंटिलेशन में। वेंटिलेशन में जो गैलरी होता है, अगर गैलरी को हम आधा पैक कर दें या किसी कारण से गैलरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दें, तो उस कंडीशन में जो हवा पास होता है उस पर्टिकुलर छोटा सा एरिया में, तो प्रेशर बढ़ जाता है, हवा बहुत तेजी से बहुत आगे तक जाता है। तो 159 नंबर का जो रेगुलेशन है ब्रिटिश डोर स्टॉपिंग एंड एयर क्रॉसिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश के बारे में आप समझ गए। दूसरा समझते हैं हवा फाटक। हवा फाटक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एयर क्रॉसिंग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एयर क्रॉसिंग। आखिर एयर क्रॉसिंग क्या होता है? तो जब कभी भी इनटेक रास्ता और रिटर्न रास्ता एक साथ मिलता है तो उस कंडीशन में हम लोग रास्ता को अलग अलग करने के लिए एयर क्रॉसिंग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेल का लाइन है और उसके बाद आपको वहाँ से एक रोड गुजारना है, तो आप क्या करेंगे, रेल लाइन को नीचे रखेंगे और रोडवे को ऊपर रखेंगे, या फिर रेल लाइन को नीचे रखेंगे रोडवे को ऊपर रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे करके आप गुजारेंगे, पुल बना देंगे। तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुल। अगर रेल है तो बोलेंगे रेल वाला ब्रिज। अगर रेल ना होकर नीचे से नदी पार हुआ है और ऊपर से पुल बनाया तो आप बोलेंगे नदी वाला पुल। इसी तरह से यहाँ हवा एक दूसरे से पास कर रहा है, इसीलिए इसको एयर क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। तो एयर क्रॉसिंग आपका ये चीज़ होता है, ठीक है। अब आते हैं स्टॉपिंग। स्टॉपिंग का मतलब ये हुआ कि जो इनटेक रास्ता है और उसके बाद रिटर्न रास्ता है, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जिसमें दीवार बनाते हैं, चाहे वो बैरियर छोड़े हैं, चाहे वो हम अलग से दीवार बनाए हैं सीमेंट का, ईटा का, इस सब चीज़ का मिला के, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको स्टॉपिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझते हैं। एयर क्रॉसिंग के बारे में आपको बता चुके हैं। हवा फाटक क्या होता है? हवा फाटक वेंटिलेशन डोर को कहा जाता है, वो अभी थोड़ा देर में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट इसमें क्या क्या है, इसमें तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। बाकी पॉइंट ये है कि हवा फाटक का जो फ्रेम होता है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर मोटा होगा। हवा फाटक को हम लोग बोलते हैं वेंटिलेशन डोर। क्या कहते हैं? वेंटिलेशन डोर। वेंटिलेशन डोर क्या होता है? जब इनटेक रास्ता है और एक रिटर्न रास्ता है, इनटेक रास्ता और रिटर्न रास्ता के बीच में हमको रास्ता बनाना पड़ता है कभी किसी कारण से, तो मैनेजर के पास परमिशन है कि 3 कारणों से वो रास्ता बना सकता है। अगर इनटेक और रिटर्न के बीच में या फिर कोई भी पिलर है, बीच में कोई भी पिलर है, कोई भी पिलर को काट सकते हैं और काट के गैलरी बना सकते हैं। ऐसा 3 रीज़न है जिसके चलते बनाया जा सकता है। सबसे पहला रीज़न है वेंटिलेशन। यानी वेंटिलेशन करने के लिए अगर मैनेजर साहब को लगेगा कि ये जो पिलर है इसको बीच में से काट के एक रास्ता बनाना चाहिए ताकि हवा हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक भेजें, तो वो ऐसा कर सकता है। अलग बात है आरआई साहब को इन्फॉर्म करना पड़ता है। दूसरा जो इसका रीजन है वो है आपका हॉलेज। अगर हॉलेज के लिए इसको ले जाना है, मतलब कोई हॉलेज रास्ता गुजारना है एक जगह से दूसरे जगह क्रॉस करने के लिए, तो उस कंडीशन में आप वेंटिलेशन डोर बना सकते हैं।
और तीसरा यानी कि वेंटिलेशन डोर बना सकते हैं, मतलब आप जो पिलर है उसको काट सकते हैं। और तीसरा है ड्रेनेज। इन तीनों कंडीशन में आप कोई पिलर को काट के बीच में से गैलरी बना सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। तो मान लीजिए ऐसा है कि इनटेक रास्ता था, ठीक है, इनटेक रास्ता था, रिटर्न रास्ता था, उसके बीच में एक रास्ता बनाए थे। अब इस रास्ता का मेरा कोई काम नहीं है या इसका मेरा काम कम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें वेंटिलेशन डोर लगा देंगे, 2 दरवाज़ा लगा देंगे। 2 दरवाज़ा हम क्यों लगाते हैं, 3 दरवाज़ा क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए 3 दरवाज़ा सिफारिश है, आपको सिफारिश याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि नियम क्या है। तो नियम है कि 2 दरवाज़ा हम लगाते हैं। क्या नियम है? 2 दरवाज़ा यानी कि 2 गो हम लोग जॉइंट में, ठीक है, 2 दरवाज़ा हम लोग एक बार में सेल्फ क्लोजिंग टाइप का लगाते हैं, ठीक। तो वेंटिलेशन डोर को लेके नियम यह है। 3 वाला क्या है, 3 वाला सिफारिश है, तो सिफारिश ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो जो वेंटिलेशन डोर लगाए हैं उसके लिए दीवार तो बनेगा ना सर, दीवार में ही तो दरवाज़ा लगेगा ना। तो जो दीवार है इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फ्रेम। फ्रेम का जो मोटाई है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए डीजे देशमुख में बोला गया है 38 सेंटीमीटर, आपका ओबरमैन हैंडबुक में बोला गया 38 सेंटीमीटर। तो आप किसको माने, तो बिल्कुल सीएमआर को मानना है, क्योंकि हम प्रायोरिटी लेवल आपको बता चुके थे। पहला में सीएमआर है, दूसरा में एक्ट रूल रेगुलेशन सब है, तीसरा नंबर पे आपका टेक्स्ट बुक है, और उसके बाद आपका रेफरेंस बुक है। तो सीएमआर में जब दिया है तो भैया इसके ऊपर कोई माए बाप नहीं, तो सीएमआर वाला बात आपको मानना पड़ेगा। ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर आपको याद रखना होगा। जो दरवाज़ा होगा वो सेल्फ क्लोजिंग टाइप का होगा, मतलब आप छोड़ के चल जाइएगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, उस नेचर का होगा। अगर बार बार आने जाना पड़ रहा है उसी फाटक से, मतलब वेंटिलेशन डोर से, तो उस कंडीशन में एक तो अटेंडेंट रखा जाएगा जो दरवाज़ा को बंद रखेगा। उसका काम होगा वहीं बैठ के देखना कि आदमी आ रहा है जा रहा है, तो दरवाज़ा खोलेगा बंद करेगा। अगर वेंटिलेशन डोर का काम खत्म हो गया है तो वेंटिलेशन डोर को, मतलब दरवाज़ा को उखाड़ के ज़मीन में रखेंगे, और ज़मीन में ऐसा रखेंगे कि हवा का प्रवाह ना रोके। मतलब ऐसा नहीं कि आधा आधी पूरा गैलरी छेक के रख देंगे, नहीं, ज़मीन में हम रख देंगे पूरा सीधा करके, जैसे ज़मीन के ऊपर में चढ़ चढ़ के आदमी जा सकता है ऐसा रख देंगे, ताकि वेंटिलेशन को अवरुद्ध ना करे। और उसके बाद हींग हींग क्या होता है सर, जो दरवाज़ा लगाते हैं, दरवाज़ा लगाने के लिए दीवार में कुछ कुंडी टाइप का लगाना पड़ता है आपको, जिसमें दरवाज़ा को फिक्स करते हैं। तो वो सब को भी आपको निकाल लेना है, कबाड़ लेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट कुछ बोला गया है। इसके बाद बोला गया है कि मेन इनटेक और मेन रिटर्न के बीच में जो स्टॉपिंग बनाया जाता है, अगर ईंट और पत्थर का बनाया जा रहा है तो उसका 25 सेंटीमीटर मोटा होगा। कितना मोटा होगा? 25 सेंटीमीटर। देखिए दो चीज़ों में ये डाटा सेम है। कहाँ कहाँ पे सेम है समझते हैं। सबसे पहले, अगर एयर क्रॉसिंग है और स्टॉपिंग है, और एक आपका अभी क्या बताए थे, फ्रेम है। किसका फ्रेम है? वेंटिलेशन डोर का। तो वेंटिलेशन डोर का फ्रेम का मोटाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। स्टॉपिंग का मोटाई कितना है? 25 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। एयर क्रॉसिंग का मोटाई कितना है? 25 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर क्या समझते हैं? मान लीजिए ऐसा है, इनटेक और रिटर्न रास्ते के बीच में आपको एक दीवार बनाना है, तो दीवार का मोटाई कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब वो दीवार अगर ईटा पत्थर से बनाया है तो, लेकिन अगर उसका ढलैया करके बनाया है, ढलैया करके मतलब समझिए ऐसा कि आप एगो बढ़िया शानदार घर बनाए, आप घर बनाने के बाद छत का ढलाई करना चाहते हैं, तो छत का ढलाई कीजिएगा तो कुछ ऐसा कर करके आपको बहुत सारा रॉड बांधना पड़ता है, बहुत सारा ऐसा ऐसा छड़ बांधना पड़ता है, चाहे आप 8 इंची का बांधिए चाहे 10 इंची का बांधिए, ऐसा कर करके बहुत सारा छड़ छड़ बांधना पड़ता है। और इसके बाद इसमें आप क्या करते हैं, गिट्टी का यानी चिप्स का, स्टोन वाला चिप्स का, सीमेंट का, बालू का, इसका मिक्सर इसमें डाल के इसको ढलैया कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको ढलैया कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक, ये आपका बेसिकली रेनफोर्समेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेनफोर्समेंट। तो अगर ऐसा ढलैया कर दिए हैं छड़ बांध के, तो 15 सेंटीमीटर भी मोटाई रखिएगा ना, एयर क्रॉसिंग का, दीवार का, छत का, स्टॉपिंग का मोटाई, तो ये चलेगा। 15 सेंटीमीटर दोनों में अगर रेनफोर्समेंट वाला है तो चलेगा। लेकिन अगर मोटा दीवार बना रहे हैं, नॉर्मली ईटा पत्थर का दीवार बना रहे हैं, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, उसके बाद जो भी स्टॉपिंग होता है, स्टॉपिंग को चूना पत्थर से अच्छे से चूना से पोत दिया जाता है, मतलब पोचौड़ा कर दिया जाता है, वाइट वॉशिंग कर दिया जाता है, और उसमें एक नंबर दे दिया जाता है, सीरियल नंबर, उसको प्लास्तरा करके रखा जाता है ताकि लीकेज होगा तो पता चलेगा, ठीक है। हालांकि इसका इंटरलॉकिंग भी करते हैं। इसके बाद एक टर्म बोला गया है कि सेकेंड और थर्ड डिग्री का सीम है, अगर सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री का सीम है, या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग का समस्या हो रहा है, तो ऐसे जगह पे मुख्य इंटेक और रिटर्न रास्ता के बीच में अगर हम कुछ बना रहे हैं,
तो उस कंडीशन में एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाएंगे। अब इसका 3-4 पॉइंट बोला है, समझते हैं। सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फायरी सिम। क्या बोला सर? सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फायरी सिम बोला है कि इनटेक, कौन सा इनटेक? मेन इनटेक, और क्या? मेन रिटर्न। इसके बीच में अगर कोई दीवार बनेगा, यानी सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फायरी सिम में मेन इनटेक और मेन रिटर्न के बीच में अगर कोई दीवार स्टॉपिंग बना रहे हैं, तब उसको एक्सप्लोजन प्रूफ बनाना मैंडेटरी है। क्या बोले हम? सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फायरी सिम में मेन इनटेक, मेन रिटर्न के बीच में दीवार बना रहे हैं, स्टॉपिंग बना रहे हैं, तब उसको एक्सप्लोजन प्रूफ बनाना जरूरी है। एक्सप्लोजन प्रूफ दीवार दो तरीके का होता है, समझिएगा। एक्सप्लोजन प्रूफ दीवार दो तरीके का होता है। एक होता है सिंगल वाल, बोलचाल की भाषा में कहते हैं, और दूसरा होता है मल्टी वाल, ये भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं। ठीक है, एक दिवरिया, तीन दिवरिया, ऐसे हम लोग बोलते हैं। हालांकि समझिएगा बात को, अगर ऐसा है कि एक मोटा दीवार बनाए, ठीक है, 1 मीटर मोटा, तो इसको क्या बोलेंगे? आप सिंगल वाल कहेंगे। लेकिन आप 1 मीटर मोटा दीवार बनाए, उसके बाद 4.5 मीटर का गैप रखे, फिर 1 मीटर मोटा दीवार बनाए, इसको आप बोलिएगा मल्टी वाल। ठीक है, तो ये वाला भी बनाया जा सकता है, वो वाला भी बनाया जा सकता है। एक्सप्लोजन का सोर्सेज पे डिपेंड करता है, किस जगह पे कितना सोर्स है। ठीक है, अगर सोर्स के आसपास है तो ये वाला बनाते हैं, और अगर दूर में है तो 1 मीटर वाला इनफ होता है। तो 4.5 मीटर जो बीच में गैप डालें, इसमें आप कुछ अनकम्बस्टेबल मटेरियल को फिल कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। ठीक है, अनकम्बस्टेबल मटेरियल जो मतलब जलता नहीं है, जल्दी, वो ऐसा चीज़ को आपको फिल करना पड़ेगा, भर देना पड़ेगा। ठीक, क्या बताएं हम, फिर से समझते हैं। तो भैया एक्सप्लोजन प्रूफ दीवार बनाते हैं, कब बनाते हैं? सेकेंड डिग्री में, थर्ड डिग्री में, फायरी सिम में। कहाँ बनाते हैं? कहाँ बनाते हैं? तो बनाते हैं जहाँ पे आपका मेन इनटेक हो, मेन इनटेक और मेन रिटर्न के बीच में अगर आप बना रहे हैं कोई दीवार, तो उसको आप एक्सप्लोजन प्रूफ बनाते हैं। उसके बाद ऐसा जगह जहाँ गैस का खतरा होता है, एक्सप्लोजन का खतरा होता है, जनरली उस जगह। ठीक है, चलिए, क्या बोले हम? सिंगल वाल वाला 1 मीटर मोटा था, 1 मीटर मोटा था। और दूसरा वाला हम क्या बताया? 1 मीटर मोटा दीवार बनाएंगे, फिर 4.5 मीटर गैप रखेंगे, फिर 1 मीटर मोटा दीवार बनाएंगे। बीच में गैप है, उसमें इनकम्बस्टेबल मटेरियल भर देंगे। ठीक है, और बाद में उसको फिर हम चाहेंगे तो तीनों टाइप का स्टॉपिंग में किसी से चेंज कर सकते हैं। चलिए, ये है नॉर्मल डाटा जो रेगुलेशन का है। ठीक है, अब कुछ और भी पॉइंट है जो रेगुलेशन में नहीं है, लेकिन हम आपको समझा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, क्योंकि आगे आज नहीं तो कल आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा। ठीक, एक टर्म होता है लॉकिंग। क्या होता है सर? लॉकिंग, LOCKING, लॉकिंग। लॉकिंग का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि आप अगर दीवार बना रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ये रूफ है, ये फ्लोर है, तो दीवार में कहीं ना कुछ ना कुछ क्रैक निकल आता है, और उस क्रैक की वजह से क्या होता है? उस क्रैक की वजह से लीकेज हो जाता है। मतलब इस जगह से क्या होगा? क्रैक से गैस का लीकेज, आग का लीकेज, ये हो जाता है। तो फिर मेरा स्टॉपिंग बनाना तो बेकार हो गया। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? इंटरलॉकिंग करना पड़ता है। इंटरलॉकिंग जैसे समझिए कि ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, तो आप क्या कीजिएगा? दीवार को कुछ अंदर तक घुसा के बनाइएगा, ऊपर भी, नीचे भी, ऊपर भी, नीचे भी। नीचे भी इतना पोर्शन आप दीवार में घुसा दिए हैं, जमीन को कोड़ के, मतलब गड्ढा करके घुसाएं, और ऊपर में जो रूफ है, रूफ को गड्ढा करके आप उतना ऊपर तक दीवार बनाएं। इसको बोलते हैं लॉकिंग। लॉकिंग आपका डिपेंड करता है, लॉकिंग का मोटाई, लंबाई, ये डिपेंड करता है कितना मोटा, कितना अंदर तक हम करेंगे लॉकिंग। ये डिपेंड करता है किस पे? कौन सा टाइप का चट्टान है। अगर कोल है, लॉकिंग होगा 1 मीटर। कितना होगा? 1 मीटर। कितना होगा? 1 मीटर। लॉकिंग होगा 1 मीटर। याद रखिएगा, डाटा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। कोल है तो 1 मीटर। अगर सैंडस्टोन है, सेकेंड, अगर क्या है? सैंडस्टोन है, तो कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। अगर सैंडस्टोन है तो 15 सेंटीमीटर। अगर सेल चट्टान है तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका दिमाग में आएगा कि सेल चट्टान तो कमजोर है, फिर इसमें 30 का है, या कोल तो ठीक है ठाक होता है, सेल से बढ़िया है, लेकिन 1 मीटर। कोल में आग जल्दी लगता है ना। यहाँ पे मोटा पतला कौन मजबूत है, इससे मतलब नहीं है, मतलब है स्पॉन्टेनियस हीटिंग से। आग किस में ज़्यादा लगता है, गैस किस में से ज़्यादा निकलता है? कोयला से मीथेन गैस ज़्यादा निकलता है, आग कोयला में जल्दी लगता है, इसीलिए 1 मीटर मोटा लॉकिंग हम लोग इसमें करते हैं। सैंडस्टोन में 15 सेंटीमीटर, और सेल चट्टान में 30 सेंटीमीटर। वॉल्यूम 2 में मे बी चैप्टर फायर वाला चैप्टर आप पढ़िएगा, तो उसमें सब चीज़ दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट डाटा था मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बाकी जो जो मैंने बताया सब कुछ वहीं लिखा हुआ है। बाकी सैंपल के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि 14 दिन में एक बार सक्षम व्यक्ति सैंपल लेता है, हवा फाटक ये सब का जांच करता है। देखिए वेंटिलेशन वाला जो मटेरियल है, वेंटिलेशन मटेरियल, वेंटिलेशन मटेरियल का जांच 14 दिन में होता है। अब वेंटिलेशन वाला मटेरियल क्या है सर? एयर क्रॉसिंग है, वेंटिलेशन डोर है, स्टॉपिंग है, ये सब जितना भी है सब वेंटिलेशन मटेरियल है। और पंखा वाला जो जांच होता है एमएमबी को छोड़ के, वो 7 दिन पे होता है। ऑक्सिलरी पंखा का जांच करना है 7 दिन में होगा सक्षम व्यक्ति के द्वारा, ठीक। बूस्टर पंखा का जांच करना है 7 दिन में होगा एक सक्षम व्यक्ति के द्वारा, ठीक। तो पंखा 7 दिन में, और वेंटिलेशन मटेरियल, वेंटिलेशन मटेरियल ये कितना दिन में होगा सर? ये 14 दिन में होगा। कितना दिन में होगा? 14 दिन में होगा, ध्यान रखिएगा। पंखा है, बूस्टर पंखा है, वेंटिलेशन बूस्टर पंखा ऑक्सिलरी पंखा है 7 दिन में, और वेंटिलेशन मटेरियल है तो 14 दिन में इसका जांच होगा। चलिए, ये जितना भी पॉइंट था 159 में वो सारा का सारा पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। चलिए, देखिए कुछ लोग मैसेज करके कह रहे थे कि रेगुलेशन में आप एक दिन में 4 ही 5 ही 6 ही या 7 ही रेगुलेशन पढ़ा पाते हैं, तो बड़ा धीरे हो रहा है। देखिए ऐसा कारण है क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो बहुत सारा बेसिक का पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ। जब आप चैप्टर पे जाइएगा वेंटिलेशन का, जब मैं डीजे देशमुख पढ़ाऊँगा, तब वहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमको बहुत कम देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ दे चुका हूँ, ठीक है। तो उससे आपका वहाँ पे भी समय बचेगा और आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। तो बेसिक को भी देखना पड़ता है ना, बहुत सारा बच्चा है जिसका थोड़ा सा बेसिक कमज़ोर है तो उसको भी देखना पड़ता है। मेरा है टारगेट की बेसिक को कवर करूँ, ते हुए इंटरमीडिएट पे जाऊँ और लास्ट में मैं एडवांस लेवल पे कूदूँ। तो ये तीनों लेवल को मुझे देखना होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है। अब आते हैं हवा की गति। हवा की गति यानी वेलोसिटी ऑफ एयर करंट। तो वेलोसिटी ऑफ एयर करंट का, अच्छा बता देता हूँ, शायद वीडियो नहीं बनाया होगा मैंने, ओके। तो मैं बता देता हूँ वेलोसिटी ऑफ एयर करंट को आप याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले तो 1 डिग्री हो, एक सेकेंड, सबसे पहले तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, फेस के ठीक बाहर का वेंटिलेशन कनेक्शन में 30 मीटर प्रति मिनट हवा का गति होगा। 30 मीटर प्रति मिनट। अब आप इसको सोचिएगा, 30 मीटर प्रति मिनट, इसको अगर आप सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 60 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका 60 में हो जाएगा, मतलब इसको 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि मिनिमम जो हवा का रेंज होता है वो 0.1 सेकेंड, हाँ 0.5 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 2 मीटर पर सेकेंड तक ये एक रेंज होता है हवा का, ठीक है। अगर मैंने बताया है आप लोगों को अगर ध्यान है तो मैं बताया हूँ इसके बारे में। 0.5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर प्रति सेकेंड तक हवा का एक गति का रेंज होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रेट है, इसी हिसाब से हम लोग हवा भेजते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं करते हैं। लेकिन बोला गया है कि 2.5 मीटर प्रति सेकेंड तक ही स्पीड में हवा भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा स्पीड में अगर हवा भेजेंगे तो डस्ट बनेगा या कुछ खतरा होगा, ठीक है। तो वही सब पॉइंट को आप यहाँ पे जितना भी चीज़ है इसको कैलकुलेट कीजिएगा पूरा का पूरा, तो वही सब आएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। पहला डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, फेस के ठीक बाहर का वेंटिलेशन कनेक्शन, मतलब ये अगर फेस है तो इसके ठीक बाहर का वेंटिलेशन कनेक्शन में हवा का जो गति होगा वो 30 मीटर प्रति मिनट होगा, ठीक है। 30 मीटर प्रति मिनट। अब बोला है फर्स्ट और सेकंड डिग्री, अब यह क्या है, दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया। फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री एक अलग कैटेगरी हो गया, थर्ड डिग्री एक अलग कैटेगरी हो गया। अब आपको याद करना पड़ेगा, जैसे चालू और स्थगित आयतन से 4.5 मीटर दूर यहाँ पर भी है, चालू और स्थगित आयतन से 4.5 मीटर दूर यहाँ पर भी है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, बस स्पीड अलग अलग है। फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में 30 मीटर प्रति मिनट, थर्ड डिग्री में 45 मीटर प्रति मिनट, को ऐसे समझिएगा। सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री और थर्ड डिग्री ये दोनों को अलग रखे हैं। चालू या स्थगित, चालू का मतलब होता है फेस चालू है चाहे बंद है, उसके 4.5 मीटर दूर ब्रिटिश पर्दे के इंटेक की तरफ। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। देखिए ऐसा है कि मान लीजिए ये एक फेस है, ये क्या है, ये फेस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में बांस गाड़ गाड़ के, बांस गाड़ गाड़ के इस पर हम ब्रिटिश पर्दा लगा देते हैं और इसी को इंटेक की तरह काम करते हैं और यही वाला हवा जाता है फेस में और फिर ये रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो बोला गया है कि इनटेक की तरफ
4.5 मीटर, फेस के 4.5 मीटर इनटेक की तरफ हवा का जो गति होगा वो बोला गया है कि 30 मीटर प्रति मिनट होगा फर्स्ट और सेकंड डिग्री में, और वही वाला 45 मीटर प्रति मिनट होगा थर्ड डिग्री में। ठीक है, इसको समझा दे रहा हूँ, इसको बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, तो खुद से भी देख सकते हैं, आप खुद से भी रटिएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए फर्स्ट सेकंड डिग्री में 30 मीटर है, यहाँ पे क्या है 45 मीटर। इसके बाद बोला कि हवा पाइप के हवा छोड़ने वाले मुंह के 7.5 मीटर दूर। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग वेंटिलेशन कर रहे हैं तो हमको हवा पाइप, कैनवास टाइप का पाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए एक पॉइंट मेरे को दिमाग में आ रहा है, बेसिक पॉइंट है, मैं क्लियर कर देता हूँ। माइंस में एयर ट्यूब दो तरीके का इस्तेमाल होता है। माइंस में एयर ट्यूब यानी हवा पाइप दो तरीके का इस्तेमाल होता है। पहला जो होता है उसको कहते हैं कैनवास ट्यूब, पहला क्या है कैनवास ट्यूब, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टील सीट ट्यूब, स्टील सीट ट्यूब। पहला जो कैनवास ट्यूब है इसको हम लोग इनटेक रास्ता में सब जगह पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टील सीट ट्यूब जो है उसको हम लोग रिटर्न में इस्तेमाल करते हैं एग्जॉस्ट के लिए। किसके लिए? एग्जॉस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैनवास ट्यूब का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, कैनवास ट्यूब का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। 8 मीटर और 16 मीटर का इंटरवल पे ही आता है, मतलब 8 मीटर वाला लंबा आएगा, 16 मीटर वाला लंबा आएगा, तो इसको हम काट छाट कर सकते हैं। बल्कि स्टील ट्यूब में हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो जो एयर का ट्यूब है, यानी कि जो आप इनटेक रास्ता में जहाँ पर भी ट्यूब लगाए हैं तो हवा छोड़ रहा होगा ना ट्यूब, अगर पंखा जोड़े हैं तो हवा छोड़ने वाला मुंह से 7.5 मीटर दूर, यहाँ पे अगर हम हवा का गति नापेंगे पॉइंट ए पे, तो ये जो हवा का गति होगा ये कह रहा है अगर फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री है तो 15 मीटर प्रति मिनट होना चाहिए, और अगर थर्ड डिग्री है तो 25 मीटर प्रति मिनट होना चाहिए। बस यही चीज़ ये कहना चाह रहा है। अब तीसरा पॉइंट इसमें बोला गया है लॉन्गवाल का मैक्सिमम एक्सपेंशन। लॉन्गवाल का मैक्सिमम एक्सपेंशन क्या है समझते हैं। देखिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन आप जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। बोर्ड एंड पिलर मेथड हो, रूम एंड पिलर मेथड हो, लॉन्गवाल मेथड हो, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, एक मिनट रुक जाते हैं। यहाँ पे बोथ करते हैं, यहाँ पे लॉन्गवाल करते हैं, और यहाँ पे ऑल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई। चलिए चैट में बताइएगा या कमेंट में बताइएगा, हर लड़का से हम चाहते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा इसका आंसर जो मैं पूछ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, पैनल बना के इनमें से कौन से सिस्टम में काम किया जाता है? पैनल बना के इनमें से कौन से सिस्टम में काम किया जाता है? बोर्ड एंड पिलर मेथड में, रूम एंड पिलर मेथड में, बोथ, लॉन्गवाल में, या फिर ऑल, यानी कि ऊपर जितना भी प्रोसेस, जितना भी मेथड ऑफ वर्किंग का नाम लिए हैं सब में। क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, पैनल बना के इनमें से कौन से मेथड ऑफ वर्किंग में, मेथड ऑफ सिस्टम में काम किया जाता है? बोर्ड एंड पिलर में पैनल बना के काम होता है, रूम एंड पिलर में होता है, दोनों में होता है, लॉन्गवाल में होता है, या इनमें से सभी में होता है? तो इसका आंसर बताइएगा, ए बी सी डी ई। इसका आंसर तो मैं चाहता हूं कि आप बताइएगा कमेंट में, आपका स्कैन हो जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री का केस में मैंने यहाँ लॉन्गवाल एक्सपेंशन बताते हैं। मैक्सिमम एक्सपेंशन क्या होता है? ठीक है, मैक्सिमम एक्सपेंशन क्या होता है? जहाँ पे लॉन्गवाल का सबसे बड़ा फेज चल रहा हो और जहाँ से पीछे गोफ हो चुका हो, मैक्सिमम एक्सपेंशन वाला एरिया हो। जनरली 60 से 200 मीटर तक का फेज चलता है लॉन्गवाल में, और पीछे जब हम लोग अगर केविंग मेथड से काम कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग ये करते हैं। केविंग मेथड से अगर काम कर रहे हैं तो लॉन्गवाल रिट्रीटिंग मेथड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। स्टोइंग से कर रहे हैं तभी आप लॉन्गवाल एडवांसिंग कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे टेक्निकल टर्म हैं जो समझाऊंगा धीरे धीरे। तो इस कंडीशन में लॉन्गवाल में जहाँ पे मैक्सिमम मतलब सबसे बड़का वाला जगह है, खाली खाली जगह, वहाँ पे 60 मीटर प्रति मिनट होना चाहिए अगर फर्स्ट और सेकंड डिग्री है, और थर्ड डिग्री है तो 75 मीटर प्रति मिनट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा 75 मीटर प्रति मिनट ये लॉन्गवाल एक्सपेंशन वाला मैक्सिमम होता है। थर्ड डिग्री में यही हवा का लास्ट गति होता है। तो 75 डिवाइडेड बाई 60 आप कैलकुलेट कर लीजिए सर, है कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा 15 15 55 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हवा का गति आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया था कि कितना रखते हैं और क्यों रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को फिर से एक बार देखिएगा, बार बार देखिएगा, ये सब कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। 161 रेगुलेशन नंबर 161 है ऑक्सिलरी फैन। ऑक्सिलरी फैन का मतलब होता है ऑक्सिलरी पंखा। ऑक्सिलरी पंखा से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है। तो ऑक्सिलरी पंखा वाला कुछ पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता चुका था, तो बस बाकी अब
इसको रिवीजन करने की बात है। ऑक्सिलरी पंखा का बोला गया है रीसर्कुलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखा जाता है। ऑक्सिलरी पंखा हम जहाँ कहीं भी लगाते हैं, जब पंखा वाला चैप्टरवा पढ़िएगा ना सर, तो आप पढ़िएगा कि आधा हवा ही इसको खींचना चाहिए। अगर मान लीजिए वो गैलरी है, गैलरी में एक कोना में हम पंखा लगा दिए हैं, तो पंखा जो होगा जितना गैलरी में हवा पास कर रहा है उसमें से खाली आधा हवा लेगा। मैंने मान लीजिए 100 मीटर क्यूब हवा पर सेकंड पास कर रहा है, तो इसमें से जो पंखवा होगा, पंखवा खाली 50 मीटर क्यूब मतलब आधा हवा ले सकता है, उससे ज़्यादा हवा नहीं ले सकता है। इससे ज़्यादा क्यों नहीं ले सकता? अगर इससे ज़्यादा लेगा तो रिसर्कुलेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो रिसर्कुलेशन ना हो इसका ध्यान रखा जाता है। पंखा से गुजरने वाला हवा में कभी भी ज्वलनशील गैस नहीं होना चाहिए। अगर ज्वलनशील गैस रहता है तो उसमें स्पार्क हो सकता है, क्योंकि पंखा में लगा रहता है मोटर। अब मोटर का करंट होता है बहुत खतरनाक। ठीक, आप कहीं ना कहीं सुने होंगे कि एगो आदमी था, वो मोटर बना रहा था, पंप था, पंप में मोटर लगा हुआ था, आदमी पकड़ा, उसके बाद पंप उसको पकड़ा, फिर दोनों एक दूसरे को पकड़ा, फिर पकड़े रह गया, छोड़ा ही नहीं। तो ये सब मोटर वाला जो करंट होता है बड़ा खतरनाक होता है सर करंट, क्योंकि इसमें जो वेव बनता है, अगर कभी बताए होंगे, ऐसा करके वेव बनता है, मतलब छोड़ेगा नहीं, पकड़ेगा। तो इसीलिए इसमें न्यूट्रल और अर्थिंग अर्थक्वेक वगैरह लगाते हैं। ठीक, तो बोला गया है कि कभी भी ज्वलनशील गैस का मात्रा अगर निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा, जल जाएगा, पंखा खराब हो जाएगा और करंट लगेगा, झटका लगेगा, वो। इसके बाद बोला गया है कि अगर पंखा बिजली से चलाया जा रहा है या दूसरा तरीके से उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इकट्ठा ना हो, इसके लिए अर्थिंग करके रखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरली एक जगह अगर हम रखते हैं, उसमें धूल कण बार बार पास हो रहा है, पास हो रहा है, तो डेवलप हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा तो समझिए कि ठंडा का टाइम है, चद्दर ओढ़ के सोए हैं, आप नाखून से चद्दर को कुरेद रहे हैं, चद्दर से चिंगारी निकल रहा है, आप बोल रहे हैं जादू जादू मजा आ गया। तो वो जो जादू है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। नहीं समझ में आया उसको ऐसे समझिए, वो कलम है, कलम को माथा में रगड़े, माथा में रगड़े, माथा में रगड़े, पूरा रगड़े, पूरा रगड़े, आप कागज में सटा रहे हैं तो कागजवा बहुत ऊपर उड़ रहा है, कागज में सटा रहा है तो कागज सट रहा है, वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। ऐसे ही जो पंखा है, पंखा को एक जगह पे रखे हैं, उसके आसपास में बार बार धूलकण जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, टकरा रहा, रगड़ा रहा, तो उसके आसपास में एक चार्ज डेवलप हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। उसके आसपास में अगर चार्ज डेवलप हो चुका है और वहां पे अगर थोड़ा सा स्पार्क लग गया, हम थोड़ा बैठ के बीड़ी पी लिए, तो क्या होगा सर? उस पंखा का जो आसपास में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो स्पार्क पैदा करेगा, करंट पैदा करेगा और फिर दिक्कत हो जाए। जो बीड़ी पिएगा हो सकता है उसका मुंह झुलस जाए, और जो पंखा है वो पंखा में आग लगने का चांसेस बढ़ता है, इसीलिए इसको अर्थिंग करके रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक है ब्लाइंड हेडिंग। ब्लाइंड हेडिंग को कहते हैं अंधाधुंध। ये अंधाधुंध क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि फेस को हमको आगे बढ़ाना है, हम हैं माइनिंग सरदार, हम फेस में खड़ा है, हमको ओवरमैन बाबू बोला है कि फेस तुम देखो, ओवरमैन बाबू चला गया। अब माइनिंग सरदार देख तो रहा है लेकिन उसमें सेंटर लाइन नहीं खींचा है। सेंटर लाइन क्या होता है सर? जो सर्वेयर साहब होते हैं वो गैलरी का बीचों बीच सेंटर पे एक ठो लाइन खींचते हैं, अड़िया खड़िया। सड़िया खड़िया क्या होता है समझिए, ऐसा कि चौक से एक ठो लाइन खींचते हैं रूफ में। माइनिंग सरदार उस लाइन को देखता है और समझता है कि एकदम इसको बीच में रखते हुए गैलरी को आगे काटना है, आगे ब्लास्टिंग जो भी कराना है, फेस आगे डेवलप होगा, वो एकदम बीच में सेंटर पर रखते हुए बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ेगा, उसको कहते हैं सेंटर लाइन। मान लीजिए ऐसा हम सर्वेयर साहब थे छुट्टी में और वो लाइन खींचना भूल गए, तो अब तो काम नहीं होगा सर। हैं, सर्वेयर साहब तो चल गए छुट्टी में, अब कैसे होगा काम? सेंटर लाइन तो खींचा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, काम होगा, लेकिन माइनिंग सरदार जो गैलरी को अपना हिसाब से बढ़ाएगा। माइनिंग सरदार को लगेगा कि नहीं ऐसा बढ़ना चाहिए आगे, तब जाके स्ट्रेट होगा, तो बढ़ा सकता है, लेकिन वो गैलरी 3 मीटर से ज़्यादा लंबा नहीं रखा जाएगा। इसको कहते हैं ब्लाइंड हेडिंग, हिंदी में कहते हैं अंधासून, मतलब आंख बंद करके चलना। ठीक है, तो बस अंधा बोलते हैं उसी को, अंधासून। तो वो अंधासून जो होगा वो 3 मीटर से ज़्यादा आगे तक नहीं रखा जाएगा, ध्यान रखा जाता है। अंधासून का लंबाई कितना होता है? मैक्सिमम 3 मीटर। ठीक है, चलिए बाकी इसमें कुछ कॉमन से पॉइंट दिए हुए हैं कि स्प्लिटिंग अगर आपको करना है या 2 से ज़्यादा पंखा बैठाना है तो उस कंडीशन में चीफ इंस्पेक्टर साहब से परमिशन लेना पड़ता है। बाकी नॉर्मली इसमें बाकी कुछ चीज़ें बोली गई है, इसमें बताया गया है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जहाँ पे सक्षम व्यक्ति बोला गया है, सक्षम व्यक्ति का चार्ज में है वही आदमी रहेगा। जब तक सक्षम व्यक्ति घोषित नहीं करेगा सुरक्षित, तब तक कोई भी दूसरा आदमी नहीं जाएगा पंखा के आसपास में। ठीक, ये सब कुछ पॉइंट इसमें बताया गया है। चलिए अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 163 162 पे। ठीक है, क्लास का थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाना चाह रहे हैं। 162 बोला गया है वेंटिलेशन साधनों से से बचाव के लिए सावधानियां, मतलब प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर इन वेंटिलेशन अप्लायंसेस।
मान लीजिए वेंटिलेशन का साधन में आग लग गया तो आप क्या प्रिकॉशन इस्तेमाल करेंगे, उसके रिलेटेड बातें। सबसे पहले बोला गया है सरफेस पे या जितना भी पंखा है उसमें फायर प्रूफ हाउसिंग रहेगा। फायर प्रूफ हाउसिंग का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि एक ठो पंखा लगाया, ठीक, तो पंखा को पीछे से पूरा कवर करके रखें, तो ये क्या है, ये हाउसिंग है उसका। इसको क्या बोलेंगे, फायर प्रूफ हाउसिंग बोलेंगे। अगर लोहा लकड़ का बना है तो फायर प्रूफ बोलेंगे, लकड़ी का बना है तो फायर प्रूफ नहीं रहेगा, तो लोहा लकड़ का ही बनता है तो उसको बोलते हैं फायर प्रूफ हाउसिंग। अब अगर अंदर में स्पार्क लगा तो अंदर ही में रह जाएगा, ठीक है, बाहर से हल्का हल्का फ्लेम दिखेगा, फटाक से बंद कर देंगे पंखा, तो बच जाएगा जान। तो इसी को बोलते हैं फायर प्रूफ हाउसिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, फायर प्रूफ हाउसिंग। तो बोला गया जितना भी पंखा है उसको फायर प्रूफ हाउसिंग में रखा जाएगा, खासकर एमएमबी का रखा जाता है, डक्ट वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है ऑक्सिलरी पंखे को छोड़कर भूमिगत भागों में लगाए अन्य प्रत्येक पंखे से हर दिशा में 5 मीटर की दूरी तक चाल काठी व तल्ली के कोयला या कार्बोनेशियस मैटर को गथनी करके फायर रेसिस्टेंट सीलेंट किया जाता है। कुल मिलाकर के बोला गया भैया कि जहाँ पे आप पंखा लगाए हैं, ऑक्सिलरी पंखा को छोड़ के, मैंने बूस्टर पंखा के बारे में बात कर रहा है, उसके 5-5 मीटर आगे पीछे दाएं बाएं लंद फंद पूरा चारों डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, फायर रेसिस्टेंट सीलेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब उसमें गथनी कर देंगे, पूरा दीवार वाल बना देंगे उसके आसपास में, या उसको अगर पंखा को भी रखते हैं तो मजबूत ढांचा में रखेंगे, है ना। कार्बोनेशियस मैटर नहीं होना चाहिए, कोयला वोयला में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पंखा ऐसे नहीं खड़ा कर दिया कोयला के ऊपर में, ऐसा नहीं, ठीक, दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है। पहला तो डस्ट बनेगा बहुत ज़्यादा, दूसरा है कि कोल्ड डस्ट जब हवा में जाता है 1 माइक्रोन 1 मेस से ऊपर का अगर ज़्यादा हो तो कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन का भी खतरा रहता है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप अगर हो गया तो भैया ये जो है बड़ा ही खतरनाक ब्लास्ट हो जाएगा, तो दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। बाकी बोला गया है कि फायर प्रूफ मटेरियल का भी यूज़ करेंगे जल्दी, फैन ड्रिफ्ट हो, कवर हो, ये सब जितना भी हो, मतलब फैन के आसपास में पूरा पूरी आप क्या करेंगे, फायर प्रूफ इंस्ट्रूमेंट, फायर प्रूफ पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, वेंटिलेशन प्लान्स टू बी ब्राउट अप टू डेटेड, मतलब वेंटिलेशन प्लान को अपडेट करके रखा जाएगा, बस यही बोला है कि हर माइंस का मैनेजर सुनिश्चित करेगा कि भैया अंडरग्राउंड माइंस में एयर क्रॉसिंग वगैरह वगैरह जब कभी बैठाया जाता है, लगाया जाता है, चेंज किया जाता है, तो उस कंडीशन में तुरंत सर्वेयर को बोला जाएगा कि भैया ऐसा है कि आज हम लगाए हैं, कल अपडेट कर दो, ठीक है। तो तुरंत अपडेट किया जाता है, ऐसा नहीं 1 महीना बाद, 2 महीना 3 महीना से कुछ नहीं, आज लगाएं आज अपडेट करो, कल लगाएं कल अपडेट करो, तुरंत अपडेट, तुरंत तुरंत, ठीक, तुरंत। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 4th बिट इसको अपडेट कर दिया जाता है वेंटिलेशन नक्शा को। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा अच्छे से, अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। और वीडियो लेक्चर हो चाहे कोई भी हो, क्लासेस आप करते रहिए लगातार, हम टाइम बता देंगे, कल से आप लोग में भी क्लास लूँगा मैं लाइव। बाकी नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। तो जो क्लासेस का फ़ी नहीं दिए हैं, बहुत सारा को मुझे हटाना पड़ा, आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, मेरे को भीड़ नहीं लगाना है, मेरे को सेलेक्टेड बच्चा ही पढ़े जो सीरियस हो, जो लगातार पढ़ना चाह रहा है, बस वही पढ़े, वही मेरे लिए काफ़ी है, भीड़ नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।